सात रंग में आपका स्वागत है। सात रंग सात कविताओं के इस खास कार्यक्रम में इस बार हम याद करेंगे अवतार सिंह पाश को। पंजाब के बेहद क्रांतिकारी कवि और अपने ज़माने में उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में जो कुछ भी लिखा, आज भी वो एक अंगारे की तरह, एक आग की तरह युवाओं के दिलों में दहकता है और उनकी हर कविता आज भी आंदोलनों की एक नई आवाज़ की तरह गाई और पढ़ी जाती है। हम पाश की बात करेंगे और इसके अलावा हमारे साथ जो दो और कवि हैं उनमें हैं दिव्यक रमेश जी, जो कि साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित तो हो चुके हैं और उनके ढेर सारे सम्मान हैं। उन्होंने बहुत काम किया है दिव्यक रमेश जी ने। और हमारे साथ होंगी मैत्रेयी पुष्पा जी, जो आमतौर पर कहानियों और उपन्यासों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन सात रंग के लिए उन्होंने अपनी दो कविताएं पढ़ी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाश की। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। हम लड़ेंगे कि लड़ने के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े थे नहीं। हम लड़ेंगे अपनी सजा कबूलने के लिए, लड़ते हुए मर जाने वालों की याद जिंदा रखने के लिए हम लड़ेंगे साथी। ये पंक्तियां जो आपने सुनी वो चंद मिसालें हैं अवतार सिंह पाश के भीतर धधकती आग की। महज 38 साल की छोटी सी जिंदगी में पाश ने इतना कुछ लिख डाला और उनकी हर लाइन में एक बेहतर समाज का सपना, बदलाव की छटपटाहट और क्रांति का एक ऐसा जज्बा नजर आया कि पंजाब के इस नौजवान कवि की तुलना चिली के मशहूर क्रांतिकारी कवि पाब्लो नेरुदा से की जाने लगी। अवतार सिंह संधू यानी पाश 9 सितंबर 1950 में जालंधर के तलवंडी सलेम गांव में जन्मे। पिता सोहन सिंह संधू फौज में थे और बेटा नन्ही सी उम्र में ही कलम में बारूद भरने लगा था। 60-70 का दशक पंजाब में नक्सली आंदोलन के उभार का समय था। हरित क्रांति हो रही थी, मगर इसके सारे लाभ मुट्ठी भर जमींदारों तक सीमित थे। गरीब मजदूरों के हिस्से में कड़ी मेहनत, धूप में झुलसे शरीर, फटी बिवाई और रिश्ते जख्म थे। उस दौर में 18 साल का अवतार अपने आसपास की हर चीज को समझ रहा था, दुखियारे लोगों के लिए तड़प रहा था। यही तड़प शब्दों में ढल रही थी और कविता का आकार ले रही थी। 1970 में 20 साल की उम्र में पाश के नाम से उसका पहला कविता संग्रह लोह कथा प्रकाशित हुआ। हर कविता सत्ता में बैठे लोगों का सुकून छीन लेने वाली थी। हर शब्द मेहनतकश के लिए उसका हिस्सा मांग रहा था। सरकार को उनके विचार इतने उत्तेजक लगे कि उन्हें झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया। वह जेल में भी कविताएं लिखते रहे। पाश करीब 2 साल बाद जेल से रिहा हुए और रिहा होते ही 1972 में उन्होंने पंजाब के नक्सल आंदोलन से खुद को जोड़ लिया। उन्होंने रसाला सिराह संपादक की हैसियत से शुरू किया। सिराह शब्द का मतलब होता है हल्के फल की नोक से खेत में बनी कतार, जिसमें बीज डाले जाते हैं। 1973 में उनका दूसरा कविता संग्रह उड़दियां बाजां मगर यानी उड़ते बाजों के पीछे और 1978 में तीसरा
साड्डे समया विच आया। तब उनकी ख्याति पंजाब और देश के बाहर पहुंच चुकी थी। पंजाब में बढ़ते आतंकवाद को हवा देने वालों को तब अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और पाकिस्तान से पैसा और हथियार मिल रहा था। ऐसे में पाश ने 1985 में पहले इंग्लैंड और बाद में अमेरिका जाकर आतंकवाद की जड़ों पर सीधा हमला किया। अमेरिका में आतंकी विचारधारा के खिलाफ एंटी 47 फ्रंट बनाया और पत्रिका निकाली। 1.5 साल बाद वो फिर भारत लौटे। तब इंसान को गुलाम बनाने की प्रवृत्ति के खिलाफ उनकी कलम शोले उगल रही थी। 24 मार्च 1988 को पाश को फिर से अमेरिका रवाना होना था, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक वैचारिक युद्ध के लिए। मगर उससे एक दिन पहले यानी 23 मार्च को खौफजदा आतंकियों ने गांव के ट्यूबवेल पर नहाने जा रहे पाश की पीठ पर गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। ये वही दिन था जिस दिन 1931 को अंग्रेजों ने देश से भगत सिंह को छीना था। पाश ने अपनी मौत की बात बहुत पहले ही लिख दी थी। मैंने सुना है कि मेरे कत्ल का मंसूबा राजधानी में मेरी पैदाइश से पहले ही बन चुका था। पाश की मौत के बाद उनकी कविताओं का एक और संग्रह खिलरे होए वर्के प्रकाशित हुआ। इस क्रांतिकारी कवि अवतार सिंह पाश को 7 रंग नमन करता है। अभी हमने पाश के बारे में जाना, अवतार सिंह पाश, उनकी कविताओं के बारे में समझा, उनकी ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आए और जिस तरह उन्होंने आंदोलनों में अपने आप को तपाया, आतंकवाद के खिलाफ लड़ा और किसानों मजदूरों की आवाज़ बेखौफ होकर उठाया, ये अभी आपने देखा। और अब हम चलते हैं दिव्यक रमेश जी के पास। दिव्यक रमेश जी की रचना संसार को देखते हैं और सुनते हैं दिव्यक रमेश जी की कविताएं। दिव्यक रमेश एक ऐसे रचनाकार जिन्होंने बच्चों के मनोविज्ञान को गहराई से समझते हुए उनके लिए कविताओं, कहानियों, नाटकों और संस्मरणों का भंडार रच दिया, जिनका गंभीर साहित्य में कविता, आलोचना, निबंध के साथ साथ हर विधा में बराबर की दखल रही है और जिनकी रचनाओं में गांव, खेत, किसान से लेकर शहरी जीवन की असलियत और रिश्तों का ताना बाना आपको मिल जाएगा। राजनीतिक चेतना और सामाजिक संघर्षों का विस्तृत आयाम नजर आ जाएगा। दिव्यक रमेश मूलतः दिल्ली के हैं। यहीं 1946 में जन्मे और जीवन के तमाम संघर्षों और उतार चढ़ाव को देखते और महसूस करते हुए उन्होंने कम उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया। 80 के दशक में उनका पहला कविता संग्रह आया, रास्ते के बीच। उसके बाद खुली आंखों में आकाश। इन संग्रहों के लिए उन्हें 38 साल की उम्र में ही सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड जैसा सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। दिव्यक जी दूरदर्शन से लंबे समय तक जुड़े रहे, दक्षिण कोरिया में विजिटिंग प्रोफेसर रहे और दिल्ली विश्वविद्यालय से भी उनका गहरा नाता रहा। खूब लिखा, हर क्षेत्र और हर विधा में लिखा। बाल साहित्य में उनका खास नाम है। साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार उन्हें मिला। वैसे पुरस्कारों और सम्मानों की एक लंबी फेहरिस्त है। गिरिजा कुमार माथुर सम्मान, दिल्ली हिंदी अकादमी का साहित्यिक पुरस्कार और बाल साहित्य के लिए तो 10 से ज्यादा अहम पुरस्कार। दिव्यक जी का लेखन बदस्तूर जारी है। उनके सरल व्यक्तित्व, धुआंधार लेखन और अध्यापन के साथ साथ साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में उनका योगदान नई पीढ़ी के लिए एक मिसाल है।
अपने संग्रह हल्दी चावल और अन्य कविताएं से सुना रहा हूं। शीर्षक है दहशत। ये कविता समर्पित है पंजाबी के बहुत बड़े कवि पाश, जो कि मेरे अत्यंत प्रिय कवि हैं। इसमें कुछ झलक उनकी कविताओं की शैली की भी मिल सकती है। दहशत। हमारे वक्तों में एक कवि हुआ था पाश, धरती को उधेड़ती कुस्सा। हमारे वक्तों में एक कवि हुआ था पाश, धरती को उधेड़ती कुस्सा। हुआ था एक कवि पाश, खेतों में पानी पर रुखाली सा। हमारे वक्तों में बहुत कुछ हुआ था दहशत के खिलाफ। हमारे वक्तों में बहुत कुछ हुआ था दहशत के खिलाफ। काफी कद भी निकाला पर हमारे वक्तों में दहशत ने। हमारे वक्तों में पर एक कवि हुआ था पाश, अर्थों के बटन। अर्थों के बटन शब्दों के सही काजों में संवारता। हमारे वक्तों में पर एक कवि हुआ था पाश, अर्थों के बटन शब्दों के सही काजों में संवारता। सही वक्त पर खूंटा तुड़ाती गाय की धार काटने। सही वक्त पर खूंटा तुड़ाती गाय की धार काटने हमारे वक्तों में हुआ था एक कवि पाश। हमारे वक्तों में पर बहुत कुछ हुआ न होने लायक भी। हमारे वक्तों में पर बहुत कुछ हुआ न होने लायक भी। हमारे वक्तों में न हो सका सब कुछ नेल्सन मंडेला की रिहाई शाही। खूबसूरत कविता। मैंने चाहा एक खूबसूरत कविता लिखूं। मैंने चाहा एक खूबसूरत कविता लिखूं। हजारों बाहों वाला एक खूबसूरत वृक्ष फलों से लद गया। खूबसूरत आंखें मटका मटका कर कुछ चिड़ियां टहनियों पर घिसने लगी चोंचें। मैंने चाहा एक खूबसूरत कविता लिखूं। वृक्ष धीरे धीरे एक खूबसूरत जंगल का हिस्सा बन गया। कोई समुद्री परिंदा गुपचुप जंगल के कानों में समुद्र का पता दे गया। मैंने चाहा एक खूबसूरत कविता लिखूं। कबीले का एक खूबसूरत बच्चा समुद्री लहरों को बाहों में समेटने यात्रा निकल गया। कुछ खूबसूरत तेज रंग दिशाओं से दिशाओं तक गीले पृथ्वी पर इधर से उधर बहने लगे। मैंने देखा अंधकार का एक काला शाह पिंड रोशनी की हल्की तीखी किरण से पिंद गया। मैंने चाहा एक खूबसूरत कविता लिखूं। मैंने पाया मैं खुद कैनवस पर एक खूबसूरत पोर्ट्रेट बन गया। दरवाजा खुला रह गया है। दरवाजा खुला रह गया है। इसी राह से आया होगा उड़कर यह खूबसूरत पंख।
दरवाजा शायद खुला रह गया है, इसी राह से आया होगा उड़कर यह खूबसूरत पंख। खिड़कियां तो सभी बंद हैं। शायद सामने वाले पेड़ पर कोई नया पक्षी आया है। शायद सामने वाले पेड़ पर कोई नया पक्षी आया है। हो सकता है बहुत दिनों से रह रहा हो। दरवाजा खुला हो तो जरूरी नहीं अंधड़ तूफान ही घुस आए घर में। दरवाजा खुला हो तो जरूरी नहीं अंधड़ तूफान ही घुस आए घर में। खूबसूरत पंख भी तो आ सकता है उड़कर। बहुत कुछ है अभी। कितनी भी भयानक हो सूचनाएं, कितनी भी भयानक हो सूचनाएं, क्रूर हो कितनी भी भविष्यवाणियां, घेर लिया हो चाहे कितनी ही आशंकाओं ने, पर है अभी शेष बहुत कुछ। अभी मरा नहीं है पानी, अभी मरा नहीं है पानी, हिल जाता है जो भीतर तक सुनते ही आग। अभी नहीं हुई चोट अकेली, अभी नहीं हुई चोट अकेली, है अभी शेष दर्द पड़ोसी में उसका। है अभी घरों के पास मुहावरों में मंडराती छतें। है अभी बहुत कुछ है पृथ्वी पर। गीतों के पास हैं अभी वाद्य यंत्र, गीतों के पास हैं अभी वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्रों के पास हैं अभी सपने, सपनों के पास हैं अभी नींदें, नींदों के पास हैं अभी रातें, रातों के पास है अभी एकांत, एकांतों के पास है अभी विचार, विचारों के पास है अभी वृक्ष, वृक्षों के पास है अभी छाएं, छाहों के पास है अभी पथिक, पथिकों के पास है अभी राहें, राहों के पास है अभी गंतव्य, गंतव्यों के पास है अभी स्थिज, स्थिजों के पास है अभी आकाश, आकाशों के पास है अभी शब्द, शब्दों के पास हैं अभी कविताएं, कविताओं के पास हैं अभी मनुष्य, मनुष्य के पास है अभी पृथ्वी, कविताओं के पास है अभी मनुष्य, मनुष्यों के पास है अभी पृथ्वी, है अभी बहुत कुछ है पृथ्वी पर। अभी हमने पाश और दिव्य रमेश जी की कविताओं को सुना समझा, लेकिन अब आपको ले चलते हैं एकदम अलग दुनिया में, यानी आधी आबादी के दर्द को समझते हैं, उसके खास पहलू को देखते हैं। और ये आवाज़ आप सुनेंगे मैत्रेयी पुष्पा जी की। मैत्रेयी पुष्पा की कहानियों से, उनके उपन्यासों से तमाम साहित्य जगत और आप सब वाकिफ़ होंगे, लेकिन उनकी कविताओं को कम ही लोगों ने सुना है। उन्होंने अपनी इन दो कविताओं में आज की जो लड़कियां हैं, आज की जो महिलाएं हैं, उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ों को, या फिर उनके बारे में जो सोच है,
इस बारे में उन्होंने चर्चा की है। तो सुनते हैं मैत्रेयी पुष्पा जी को। एक ठेठ गंवई परिवेश और बुंदेलखंडी संस्कृति में पली बढ़ी नितांत घरेलू महिला रहीं मैत्रेयी पुष्पा ने अपने गृहस्थ जीवन को एक मुकाम पर लाने के बाद और अपनी बेटियों के कहने पर बहुत देर से लिखना शुरू किया। लेकिन उनका लेखन जब से शुरू हुआ तब से धुआंधार जारी है। इदन्नमम, चाक, अलमा कबूतरी समेत अब तक उनके 9 उपन्यास, 11 कहानी संग्रह, लकीरें के नाम से एक कविता संग्रह और 2 आत्मकथाएं कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया तो आ ही चुके हैं। कई संस्मरण और लेख भी मैत्रेयी जी ने लिखे और निरंतर उनका लेखन जारी है। उम्र का 75 पड़ाव पार कर लेने के बाद भी मैत्रेयी जी अपनी रचनाओं के अलावा स्त्री विमर्श से लेकर महिलाओं के तमाम सवालों पर, नकली और दिखावे वाली शहरी संस्कृति और साहित्य के नाम पर चलने वाली खेमेबाजियों पर अपनी बेबाक बयानी को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। दिल्ली हिंदी अकादमी की उपाध्यक्ष रह चुकी मैत्रेयी जी को लेखन के तमाम पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। मैत्रेयी जी ने 7 रंग के लिए अपनी 2 कविताएं पढ़ी। सुनते हैं उनकी ये कविताएं। इस कविता का शीर्षक है बदसूरत लड़कियां। तुमको पता है कि कैसे जिया करती हैं बदसूरत लड़कियां। उनकी भी ख्वाहिशें होती हैं खूबसूरत लड़कियों जैसी, मगर उन्हें पूरा करने की सोचते ही घबरा जाती हैं बदसूरत लड़कियां। उन्हें पता नहीं होता अपनी असुंदरता का, लोगों की नज़रों से जान जाती हैं। तरुणाई आती है मगर आशिक नहीं आते आसपास। खूबसूरत साथिनों की सखी बनकर प्यार के पैगाम पहुंचाती हैं बदसूरत लड़कियां। शादी की बेला आते कई बार पछड़ जाती हैं और नहीं मिलता कोई बदसूरत वर भी। कितनी हीनता से गुजरती हैं बदसूरत लड़कियां। कुदरत की करनी को मानती रहती हैं अपना दोष और अपराध, सजा को मान लेती हैं इंसाफ। बॉयफ्रेंड कोई याद आता है जो बना तो था मगर रुका नहीं, बहुत पास भी आया था। और ऐसे में लड़कियां हो जाती हैं अभिभूत कि उनकी बदसूरती का पाप कट गया है। वे जब जान पाती हैं कि देहदान के बाद वे ज्यों की त्यों बदसूरत हैं, तो वे शिकायत भी नहीं करती हैं। सिमट जाती हैं अपनी बदसूरती के प्यारे प्यारे खोल में, जिसने उन्हें कभी छोड़ा और त्यागा नहीं। अब तक वे निर्भय निशंक अपनेपन में जबरदस्त मजबूती जुटा चुकी होती हैं। इस खूबसूरती के मारे हुए समाज से लोहा लेने उतर आती हैं मैदान में। तुमने मुझको खत लिखा, खत पाते ही थरथर आ गई मैं कि सिहर उठी पोर पोर। खत को मुट्ठी में दबाए दबाए तभी देखा था मैंने आईना। मेरा चेहरा आज अलग अलग सा क्यों है, बिल्कुल अनपहचान। धूसर रंग पर आ गई है चमक और सुर्ख सुर्ख लग रहे हैं होठ। आँखें भी लगी हैं मेरे अक्ष पर, अपनी ही सूरत पर मोहित मोहित सी। ऐसा रूप कहाँ से आया? सहेली कहती है ब्यूटी पार्लर में बनाई जाती हैं लड़कियाँ सुंदर, मगर वहाँ पैसे लगते हैं बहुत। हाँ, लगते हैं बहुत पैसे, तब आती है सुंदरता। इतने पैसे कि हमारी अम्मा महीने भर में भी न जोड़ पाए। वहाँ जाना हमारे बूते का कहाँ है कि खूबसूरती खरीद लाएं। तुमने लिखा है मैं हंसती हूँ तो खिलती हूँ फूलों की तरह, बिल्कुल फूलों की तरह। दरअसल मुझे सरसों के खेतों में काम करना होता है। सरसों के फूल लिपट जाते हैं मुझसे। अब देखो ना, आज तो ये गजब हुआ कि मेरे सारे बदन पर जो नैया चढ़ी है। मैंने रात में खत खोला तुम्हारा, क्या तुम ब्यूटी पार्लर हो मेरे? तुमने लिखा है ये खत कि कोई चुरा न ले जाए,
क्योंकि मोहब्बत के खतों की होती है सबसे ज़्यादा चोरियाँ। मैं चुराने दूंगी इस खत को किसी को? हमारे घर इससे बड़ी दौलत है ही नहीं, किसी को नहीं दूंगी इजाज़त इसे छूने की। यहाँ तक कि ब्याह होकर चली जाऊंगी पति के साथ और साथ ले जाऊंगी तुम्हारा एक एक खत। जब जब इनको पढ़ूंगी सुर्ख हो जाएगा मेरा चेहरा, जैसे रूज लगाया हो अभी अभी, और मुस्कान में डूब जाएंगे होठ, आंखें डूब जाएंगी प्रीत के मद में। मुझे जो भी देखेगा कहेगा ब्यूटीफुल, मगर नहीं जान पाएगा कि मैं अपना ब्यूटी पार्लर संग लाई हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर कुछ नए कवियों के साथ और कुछ ऐसी शख्सियत के साथ जो अब बेशक हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी रचनाएं अमर हैं, हम उनको याद करते हुए फिर से अपना अगला एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।